नमस्कार, मैं हूं आशुतोष सजन्ना में आज बात करेंगे रुपए में आई रिकॉर्ड गिरावट। आज जो हुआ वो बीते 18 साल में नहीं हुआ था। एक ही दिन में रुपए ने 1.5 रुपए का गोता खाया और डॉलर 63 रुपए के पार जाकर बंद हुआ। इस गिरावट से बाजार भी हल्का नजर आया, शेयर धड़ाम हो गए और सेंसेक्स और निफ्टी करीब करीब 2% टूट गए। जाहिर है हालात बेकाबू हैं, जो न सरकार के संभल रहा है और न ही रिजर्व बैंक के। सवाल है कि यह नौबत क्यों आई, रुपए का यह हाल क्यों है और क्या यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़े संकट का प्रतीक है? यही आज का एजेंडा। उल्टी चाल चल रहा रुपया अब अर्थव्यवस्था के ऐसे ढलान पर पहुंच गया है जहां उसे संभालने वाला कोई नहीं, न तो रिजर्व बैंक और न सरकार। सोमवार को रुपए ने एक दिन में गिरावट का 18 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। बाजार बंद होते होते $1 63 रुपए 13 पैसे पर जाकर बंद हुआ। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, लेकिन बुरे वक्त में हर कदम उल्टा पड़ता है और वही हो रहा है। रिजर्व बैंक ने बाजार में फैले पैसे को कम करने और डॉलर को देश से बाहर न जाने देने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन बाजार ने इसे कैपिटल कंट्रोल समझ लिया। आरबीआई ने कहा भी कि यह कैपिटल कंट्रोल नहीं है, सिर्फ मुद्रा बाजार की हलचल कम करने के लिए उठाया गया कदम। जुलाई में उठाए गए इस कदम का नतीजा यह हुआ कि विदेशी निवेशक करीब $4 अरब बाजार से निकाल ले गए। अगस्त के पहले सप्ताह में फिर ऐलान किया गया कि हर सोमवार सरकार 22,000 करोड़ के सरकारी कैश बिल की नीलामी करेगी, लेकिन फिर मुद्रा बाजार ने इसे कैपिटल कंट्रोल मान लिया। कल तक सरकार को सलाह देते रहे विश्व बैंक के आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु का कहना है कि आने वाला साल और विकट होने वाला है। A year and a half or so, I feel it's still going to be a very difficult time for the global economy. यूं भी लगातार बिगड़ते आर्थिक परिदृश्य, सिकुड़ती कर्ज स्थितियां और बढ़ते वित्तीय घाटे के बीच सुधार की गुंजाइश कम नजर आ रही है। इतना ही काफी नहीं था कि निवेशकों ने कैश बिल से ज्यादा रिटर्न की मांग रख दी है। 10 साल के बॉन्ड से होने वाली आमदनी ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब सरकार को तय करना है कि इस साल अब तक करीब 12% टूट चुके रुपए को संभालने के लिए क्या ठोस कदम उठाएं। भाई इसको सुधारने का अगर मंशा है तो सुधरेगी, और जितना करंट अकाउंट डेफिसिट घटता जाएगा उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा आपके रुपए के ऊपर। और लोग जो है रुपए में सेव करने की जगह अब डॉलरों में सेव करना शुरू किए हैं। फिलहाल सरकार ने एलसीडी, एलईडी और प्लाज्मा टीवी के आयात पर ड्यूटी लगाने जैसे कदम उठाए हैं। माना जा रहा है कि 1-2 दिन में रिजर्व बैंक फिर कुछ कठोर ऐलान कर दे, लेकिन वजह क्या है जो संभल ही नहीं पा रहा है रुपया। वित्तीय घाटा कम करने के लिए सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस पहल नहीं हुई। होती तो एफडीआई में आने वाले ढांचागत सुधारों की अड़चनों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाया जा चुका होता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस मसले में एजेंडा के 5 सवाल है। पहला सवाल, आखिर इस तरह क्यों गिर रही है रुपए की कीमत? दूसरा सवाल, सरकार क्यों नहीं रोक पा रही है रुपए का अवमूल्यन? तीसरा सवाल, क्या यह अर्थव्यवस्था चरमराने का संकेत है? चौथा, क्या रुपए की गिरावट से पैदा होगा रोजी रोटी का संकट? और आखिरी सवाल, क्या इस गिरावट का खमियाजा भुगतेगी यूपीए सरकार? ये वो महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर चर्चा करेंगे। जाहिर है डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत ने अर्थव्यवस्था के लिए संकट पैदा कर दिया और हमारा एजेंडा साफ है, लड़खड़ाते रुपए को संभाले सरकार। बात करने के लिए हमारे साथ हैं अर्थशास्त्री अशोक देसाई और एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, दिल्ली से बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही दैनिक जागरण के नेशनल ब्यूरो चीफ अंशुमन तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे और हिंदू बिजनेस लाइन के सीनियर एडिटर शिशिर सिन्हा और श्रीनगर से कांग्रेस के सलमान सोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े। आप तमाम लोगों का बहुत स्वागत है। नरेंद्र तनेजा, ये जो आज इतना जबरदस्त गिरावट आई है, ये क्यों है? देखिए, इसकी जो असली वजह है वो ये है कि एक तरफ तो जो अमेरिका की आर्थिक स्थिति है थोड़ी सुधरी है और जो हमारे यहाँ इन्वेस्टर से खासतौर से एफआईआई उनको ऐसा लगता है कि एफआईआई दूसरे किस्म का इन्वेस्टमेंट होता है जो कंप्यूटर टर्मिनल के माध्यम से आता है और कंप्यूटर टर्मिनल के माध्यम से चला जाता है। तो उनको ये लग रहा है कि वहां पे उनको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे और सिक्योर रिटर्न मिलेंगे, क्योंकि हमारी सरकार ने खासतौर से पिछले 3 महीने के अंदर जिस तरीके से कुछ आर्थिक कदम उठाए हैं उससे लेकर के जो इन्वेस्टर है उनका जो विश्वास देश की इकोनॉमी को लेकर के था वो काफी हद तक कम हो गया है, बल्कि उनके अंदर थोड़ी सी दहशत आई है। दूसरी तरफ क्या हुआ, कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा है कि आने वाले समय में जो अभी इन्होंने कोट अनकोट कैपिटल कंट्रोल किया, कुछ इससे भी सख्त मेजर्स आ सकते हैं, तो वो लोग जिनको आने वाले समय में पैसे की जरूरत है वो यहां से जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो एक बड़ा कारण हुआ, जो हमारी आर्थिक जो हमारा डॉलर की सबसे ज्यादा डॉलर का खर्च कौन करता है, हमारे यहां की तेल और गैस की कंपनियां। प्रतिदिन मतलब हम हर साल जो है 10 लाख करोड़
की वो खरीदारी करती हैं डॉलर की। रोजाना लगभग 2800 करोड़ से लेकर के 3000 करोड़ रुपए के डॉलर तेल की कंपनियां बंबई के बाजारों से खरीदती है, जिससे वो तेल और गैस का आयात कर सके। और 52% हमारे जो हार्ड करेंसी रिजर्व 52% हम खर्च कर देते हैं मात्र ईंधन आयात करने में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप सरकार गाड़ियों पे तो रोक लगा नहीं सकती, पॉलिटिकली अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सारे खर्चे तो होते रहते ना, ऐसा तो नहीं कोई अचानक हमने वो खर्चे शुरू कर दिए हैं। नहीं, तो अब रुपए में क्या हो गया कि वो लगातार गिरता जा रहा, समझ नहीं रहा है। आपके उसी अनुपात में निर्यात नहीं बढ़े, उसी अनुपात में आपके देश की जो एक इमेज होती है, एक परसेप्शन इंडिया को लेकर के होता है, जिसको लेके एफडीआई आता है, जिसको लेके एफआईआई आता है। एफआईआई आता है उसको रिटर्न अच्छे मिलने चाहिए, एफडीआई आता है उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आपने तमाम दरवाजे पिछले 3 महीने खोले, इन्वेस्टमेंट इसमें आ जाए उसमें आ जाए, लेकिन इन्वेस्टमेंट उसके बावजूद नहीं आ रहा है। क्यों? कि अभी भी इस बात को लेकर के जो देश के अंदर एक विश्वास की जो बात होती है कि उसका पैसा सिक्योर है, इन्वेस्टमेंट सिक्योर है और उसको अच्छा, वो उसमें कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज हुआ। तो कुल मिलाकर के इंडिया का एक परसेप्शन एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, लेकिन दूसरी तरफ जो खर्चे हैं जो डॉलर के ऊपर बेस्ड हैं, जैसे मैंने ऑयल, गैस और सोना वगैरह का जिक्र किया, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक, आज 94 करोड़ मोबाइल फोन देश के अंदर हैं, ज्यादातर आयात होते हैं, तमाम ऐसी, तो वो तो कम हो नहीं रहे, लेकिन खर्चे आपके लगातार बरकरार। तो इससे जो स्थिति पैदा हुई है उसका नतीजा है कि रुपया जो है वो लुढ़क रहा है। बिल्कुल। अशोक, ये क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा का पूरा ये कि हमारे जो इकोनॉमी का जो फंडामेंटल है उसमें कुछ बुनियादी दिक्कतें पैदा हो गई हैं, उसमें कुछ मौलिक तौर पर गड़बड़ पैदा जिसकी वजह से ये हो रहा है, या ये एक तरीके का मिसमैनेजमेंट है जो आरबीआई भी कोशिश कर रही है, सरकार भी कोशिश कर रही है, उसके बावजूद भी संभल नहीं रहा है? बहुत सालों से हम जितना निकास करते हैं उससे बहुत ज्यादा आयात करते हैं। ये अब तक चला इसलिए कि बाहर से कैपिटल आ रहा था, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही थी। अभी बाहर के लोगों को देश होता है कि हिंदुस्तान बैंकक्रप्ट हो जाने वाला है जी, तो वो अपने पैसे निकालने लगे हैं। बैंकक्रप्ट हो जाए क्या ये इतना गंभीर संकट है? 2-3 साल में हो सकता है, मतलब आप 6 महीने में नहीं होगा। हाँ, लेकिन बट दिशा उसी तरह बढ़ती जा रही। जी हाँ, आपके कहने का मतलब ये। सलमान सोज इस वक्त हमारे साथ जो कांग्रेस के। सलमान जी, जो बात अशोक देसाई जी कह रहे हैं, जो हमारे जो एक्सपर्ट जो स्टूडियो के अंदर है वो कह रहे हैं ये बहुत ही गंभीर संकट है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस दिशा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जिस दिशा की तरफ यूरोप के कुछ देश, ग्रीस हो या फिर इटली हो या फिर कुछ उस तरफ इशारा किया जा रहा है? क्या ये इतना बड़ा संकट है? देखिए, पहली बात तो हमें ये मान लेनी चाहिए कि हाँ, इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, हमारे पास कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन जिस तरह से देसाई साहब ने कहा कि ये तो एक हमारा मुल्क बैंकक्रप्ट हो सकता है 2 या 3 साल में, ये, और मैं सुनता हूँ, आप भी सुनते होंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो 1991 क्राइसिस जैसी लग रही है। जी, पहले मैं ये बताऊं लोगों को जो घर पे लोग बैठे हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 1991 जैसी क्राइसिस नहीं है, और ये मुल्क 2-3 साल में क्या किसी भी साल में अभी बैंकक्रप्ट होने वाला नहीं है। तो अब आप कहेंगे मैं कैसे कह सकता हूं, मैं आपको थोड़े फैक्ट्स देता जी। पहली बात तो यह है कि एक ओवरऑल स्टेटमेंट आज दिया कौशिक बासु हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक जी, और वर्ल्ड बैंक एक माना हुआ इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने कहा इससे आज की सिचुएशन और 1991 की कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो जो लोग कह रहे हैं थोड़ा ज्यादा बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं। अब उसके पीछे कुछ डेटा है, थोड़े फैक्ट्स हैं जो घर पे बैठे लोग जो हैं वो उनको पता होना चाहिए। पहली बात, 1991 में आपकी ग्रोथ रेट 1% थी, 1% जी। आज आपकी ग्रोथ रेट 2013 में इतनी मुश्किलात के बावजूद 5.5% to 6% इस साल होगी। फिर देखिए एक्सटर्नल डेट, उसमें जो शॉर्ट टर्म डेट कंपोनेंट होता है जिससे पैनिक बढ़ सकता है, वो 1991 में 400% था ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, 400%, 5 गुना ज्यादा। आज वही शॉर्ट टर्म डेट एज ए रेशियो ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स सिर्फ 31% है, सिर्फ 31, 400%, 31%। उस टाइम हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स थे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे सिर्फ 15 दिन के इंपोर्ट के लिए जी, 15 से 21 दिन के इंपोर्ट के लिए। आज हिंदुस्तान के पास $270 बिलियन हैं 7 महीने के इंपोर्ट के लिए, ठीक है जी। उन दिनों हिंदुस्तान 10वें नंबर पर था इकोनॉमी के हिसाब के, साइज ऑफ द इकोनॉमी के हिसाब से। आज हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। उन दिनों हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी थी वो 120th थी अमेरिका के मुकाबले में, आज तकरीबन 1/3 है। क्या कंपैरिजन है? बट सलमान जी, बात है
ये मैं सुनिए बात, मैं ये नहीं कहता कि घर पे बैठे लोगों में कोई धोखा नहीं देना चाहता कि हमारे पास चैलेंजेस हैं, लेकिन हमें ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि इतनी क्राइसिस सिचुएशन है कि बस पूरे हिंदुस्तान के लोग बस अब वो बड़े परेशान हो जाएं, दहशत में लग जाए, ऐसी बात भी नहीं है। बट सलमान, क्या आप इसको क्राइसिस भी नहीं मान रहे? सलमान, आप अगर 1991 से 2013 की तुलना करें, प्रधानमंत्री महोदय भी इसी बात तो कह रहे कि नहीं 1991 के हालात नहीं है, लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आपको लगता है कि संकट इतना गहरा नहीं है, लेकिन संकट है। नहीं संकट है, लेकिन जिस तरह से देसाई साहब ने कहा कि हम हिंदुस्तान 2 साल में बैंकरप्ट होगा वगैरह, पहली बात है मैंने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, आपको भी पता होना चाहिए कि फोरकास्ट तो लोग करते हैं और फोरकास्ट के होते हैं कि डायनामिक इकोनॉमीज हैं। और पहली बात, मैं कुछ 2 दिन पहले मैं आप ही के शो पे था, मैं रिपीट नहीं करना चाहता वो चीजें जो मैंने 2 दिन पहले भी बोली हैं, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए और बाकी लोगों को पता है कि जो 2008-2009 की क्राइसिस हुई, वो जबरदस्त खतरनाक क्राइसिस थी दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए। और आप दर्शक जो हमारे व्यूअर हैं घर पे, उनको ये भी पता होना चाहिए कि अमेरिका 2017 तक अपने पोटेंशियल आउटपुट पे नहीं पहुंच सकता। 2017, 2008 में क्राइसिस शुरू हुई, 2017 तक वो नहीं पहुंच सकते। मतलब सलमान आप आशुतोष, मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए, अगर आप ये मानेंगे नहीं कि क्राइसिस है, तो उसको फिर आज मैनेजमेंट कैसे करेंगे? क्राइसिस तो है। हाँ, देसाई साहब ने कहा बैंकरप्ट, वो मैं भी नहीं सहमत हूं। मुझे नहीं लगता कि हालत 1991 जैसे हालत नहीं है। आज का जो भारत है वो 1991 का भारत नहीं है। $2 ट्रिलियन इकोनॉमी है। बहुत जो मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या है वो मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी की है। और मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी इसलिए खराब है क्योंकि इस सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों को नहीं माना। डॉक्टर मनमोहन सिंह, सरकार उनकी मानेंगे नहीं माना। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो इकोनॉमिक विजन था, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, वो ना अब देखिए जिस हिसाब से किस पे जोर ज्यादा हो गया है, जोर रेवेन्यू कलेक्शन पे ज्यादा है, जोर इस बात पे ज्यादा है कि तरह तरह की स्कीमें चलाओ, पैसा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ में एक अर्थव्यवस्था का विस्तार कौन करेगा, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण कौन करेगा, और जो अर्थव्यवस्था पूरी पैरालिसिस पड़ी हुई है उसको कौन ठीक करेगा, इस पे तो जोर दे। तो ये क्राइसिस है। और दूसरी, आज जो रुपए की हालत देखिए, ये क्राइसिस है। बिल्कुल। देसाई जी, चूंकि आपकी बात को लेकर सलमान ने कहा है, तो क्या आप अभी भी अपनी राय पे कायम है कि संकट वाकई बहुत गहरा है, 2 से 3 साल के अंदर जो है वो बैंकरप्सी का खतरा मौजूद है? अभी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट करीब $70 बिलियन है जी। हमारे पास $270 बिलियन रिजर्व है। वो 3-4 साल चल सकते हैं। अगर वो आप एज्यूम करके चल रहे हैं, अगर इकोनॉमी 2-3 साल के अंदर रिवाइव नहीं हुई तो? अगर ये डेफिसिट बढ़ा, ये बढ़ सकता है, $100 बिलियन हो सकता है, $150 बिलियन हो सकता है, तो वो 3 साल भी नहीं चलेगा, 1 साल भी नहीं चलेगा। बट आपके जो कहने का मतलब ये है कि उसमें कंडीशनैलिटी है कि अगर इकोनॉमी रिवाइव नहीं, तो क्या आप इकोनॉमी को रिवाइव होते हुए नहीं देख रहे हैं कि जो इस वक्त की हमारी ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट आगे नहीं बढ़ने वाली, वो कम होने वाली? क्या आप ये देख रहे हैं? क्या ये संकेत आपको मिला देसाई जी? नहीं, ये तो आपको गारंटी दूंगा कि ये ग्रोथ रेट कम होगा। अभी 5-5.5% है, 1 साल में 4%, 3% हो जाएगा। इसका कारण? क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बहुत ही खराब है। फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है। सरकार के पास कोई इलाज नहीं है, हाथ में कोई इलाज नहीं है ये इस इकोनॉमी को रिवाइव करने का। सिद्धार्थ भी हमारे साथ, शिशिर सिन्हा भी जुड़ गए। सिद्धार्थ, सलमान ये तो मानते हैं कि थोड़ा संकट है, लेकिन जैसा नरेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई ये संकट मिसमैनेजमेंट का संकट ज्यादा है, हमारे फंडामेंटल्स अभी भी शायद ठीक है। सिद्धार्थ, देखिए, जो नरेंद्र जी कह रहे हैं, तनेजा जी कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। ये मिसमैनेजमेंट आज का नहीं है, ये इसकी बीज बोई थी 2008 से। इस सरकार ने वोट को खरीदने के लिए जितनी इनकी आमदनी है और जो फिस्कल डेफिसिट जो हम लोग लेकर आए थे कि किस प्रकार से इसको एक फिस्कल मैनेजमेंट करने की बात करी थी, जिसमें पूरा पार्लियामेंट साथ आया था कि हम इसको किस प्रकार से 0 तक की ले जाएंगे। 2008 के अंदर इन्होंने बहुत चीजें ऐसी करी जिससे वोट खरीदा जाता है, जैसे लोन वेवर, फार्मर्स का लोन वेव कर दो। इन्होंने मनरेगा नरेगा में लुटाना शुरू किया। आपने एक तरफ
एसेट देश में बनाने नहीं शुरू करे, जो हम कर रहे थे कि रोडें ज्यादा निर्माण हो जाए, पोर्ट ज्यादा आ जाए, एसेट करने का काम किया नहीं। हम लोगों ने विदेश में जाके ऑयल वेल्स खरीदने शुरू कर दिए थे। हम लोग ने जॉइंट वेंचर्स करा, साखलिन में एनर्जी की एक पॉलिसी ली कि हम लोग को एक समय आना था कि हम लोग का, देखिए, जो इकोनॉमी का जब बढ़ती है, जब एक्टिविटी बढ़ती है, तो आपको एनर्जी की आवश्यकता भी बहुत ज्यादा पड़ती है, जो जिसके लिए इंपोर्ट करना है। तो आप इंपोर्ट करेंगे तो आपका डॉलर बाहर जाएगा। इन बुनियादी चीजों पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए, सरकार ने नहीं लिया। ये तो एक बात रही, मगर अब आना चाहिए दूसरी चीज पे, जो इस सरकार की जो एक सबसे बड़ी समस्या जो है, जब ये बोलते हैं कि अमेरिका के अंदर वहां पे इंप्रूवमेंट होने लगा, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल आया था वो वापस चला गया। तो आज हमें ये समझना पड़ेगा कि इस देश के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल क्यों नहीं आ रहा और क्यों नहीं आ पाया। उसका कारण है कि आपने एक वायुमंडल जो होता है एक सरकार का, इन्वेस्टमेंट आपका सिक्योर्ड हो, कोई भी लगाएगा पूंजी, उसको अपना इन्वेस्टमेंट, चाहे वो देश का हो विदेश का हो, उसको अपनी पूंजी सेफ चाहिए। आपके कहने का मतलब ये कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होना चाहिए वो नहीं है, वो शायद आत्मविश्वास की कमी है, उस तरीके के फैसले नहीं हो रहे, पैरालिसिस हो रही। मैं सिद्धार्थ आपकी बात समझ गया। शिशिर सिन्हा भी हमारे साथ। शिशिर, मैं इससे अलग एक दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूं, सवाल, और जो अपनी जानकारी के लिए भी और अपने दर्शकों की जानकारी के लिए भी, कि ये जो रुपए का जो अवमूल्यन हो रहा है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई जो जापान के रुपए का अवमूल्यन हुआ, कोरिया के रुपए का अवमूल्यन हुआ, चीन ने जानबूझकर अपने रुपए का अवमूल्यन किया ताकि इंटरनेशनल लेवल पे वो और अमेरिका बहुत परेशान थे इस बात को लेकर। तो अगर यह अवमूल्यन हो रहा है तो हम इसको इतना बड़ा संकट क्यों माने? हो सकता है इससे हमारा एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हो सकता है हमारी मैन्युफैक्चरिंग में इसका फायदा मिले। बिल्कुल आशु, मैं भी यही बात आपसे कहना चाह रहा था कि रुपए का अवमूल्यन होना, जितने भी आप निगेटिव कहना चाहें, है बिल्कुल है, निगेटिव अपनी जगह पे होंगे, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट यह है कि आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। पिछले 2 महीने के अगर आप एक्सपोर्ट के आंकड़े देखें तो वो बढ़ा है। और एक ये भी आप देखिए कि तमाम देश की सरकारों ने अपने रुपए का अवमूल्यन किया, हमारे यहां बाजार की शक्तियों ने किया, लेकिन इसका पॉजिटिव साइड ये है, अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है तो इसका सीधा सीधा असर आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ता है और उससे ओवरऑल जो है इंपैक्ट आएगा। एक और बात मैं कहना चाहूंगा आशु भाई, कि हम लोग एक ऐसे माहौल में है जहां पर पेसिमिज्म बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा निराशा फैली हुई है, और दूसरी ओर एक सरकार एक नीति बनाती है, दूसरी राजनीतिक दल जो विपक्ष में है वो ये आकर के कहती है कि हम वापस आएंगे तो इस नीति को बदल देंगे। क्या आप ऐसे माहौल में निवेशकों को भरोसा दिला सकते हैं? आपकी बुनियादी चीजें जितनी भी मजबूत हों, लेकिन अगर निवेशक इस डर में होगा कि कल उसके लिए जो पैसा उसने लगाया है वो उसको नुकसान दे सकता है, उसका प्रोजेक्ट फंस सकता है, क्या वो पैसा लगाएगा? मतलब शिशिर, आपके कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं विपक्ष भी जो है वो इसके लिए जिम्मेदार। सिद्धार्थ उठा लो। सिद्धार्थ, आपके पास आने के पहले अंशुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो दैनिक जागरण के नेशनल ब्यूरो चीफ है। अंशुमन, क्या रुपए का अवमूल्यन वाकई खतरनाक चीज है, या इसमें कहीं कोई उम्मीद की किरण भी है? जैसा मैंने अभी कोरिया का जिक्र किया, जापान का जिक्र किया, और आपने भी अपने लेख में इस बात का जिक्र किया है। इसे 2 तरह से देखना होगा। देखिए, रुपए का अवमूल्यन उतना खराब नहीं है जितनी चिंता है रुपए में तेज उतार चढ़ाव की, और बड़ी चिंता इस समय सरकार की, रिजर्व बैंक की यह है कि रुपए में जो बहुत तेज वॉलेटिलिटी है, किसी भी देश की मुद्रा को शेयर बाजार की तरह ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुद्रा पर निवेश, आगे के रिटर्न और बहुत सारी चीजें निर्भर होती हैं। अगर अब सिर्फ अवमूल्यन को आप देखें तो स्वाभाविक रूप से भारत किसी न किसी तरह से मजबूरी के जरिए एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है, और इस समय की परिस्थितियों में यह अवमूल्यन अगले 1.5 से 2 साल में भारत को फायदा देता नजर आएगा। क्योंकि कभी ये ऐसा नहीं होता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें फिर उसके बाद एक्सपोर्ट शुरू करें। एक्सपोर्ट शुरू होता है फिर उसके पीछे पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू होता है। भारत ने कभी भी ये प्लान नहीं किया था, कभी भी किसी भी सूरत में ये नहीं सोचा था कि वो रुपए को का सुनियोजित रूप से इतना मूल्यन करेगा कि उसको निर्यात में इतनी बढ़त मिल सके। लेकिन ये संयोग है और ये ग्लोबल बाजारों का जो परिवर्तन उसके कारण रुपया गिरा है। लेकिन देखिए, इसका एक पहलू यह है जो इसकी पॉजिटिव साइड है, जो इसकी सिल्वर लाइनिंग है, पर जो निगेटिव साइड है जो महत्वपूर्ण है, वहां पर 2 बिंदु हैं। पहली चीज ये कि पिछले सालों में हमारी आयात पर निर्भरता काफी बढ़ी है, इसलिए हम एक बड़े आयातक देश भी हैं। हम दुनिया के उन देशों की तरह नहीं जो सिर्फ निर्यातक हैं। तो कमजोर रुपया हमारी आयात की लागत बढ़ाता है और महंगाई बढ़ाता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती जहां पर मैं इंगित कर रहा हूं वो है रुपए का उतार चढ़ाव।
किसी भी देश की विनिमय दर में इतना तेज उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे रोकने की कोशिश रिजर्व बैंक और सरकार के इस तरह से होनी चाहिए। अंशुमन, आप जो बात कह रहे हैं, बट थोड़ी देर पहले अशोक देसाई जी हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं कि भाई 2 से 3 साल के अंदर दिवालियापन की तरफ भी हम बढ़ सकते हैं। क्या वो एक संकट आपको नजर आता है, या वो एक अर्थशास्त्री का अनुमान है? 2005 में जब रघुरमन राजन ने कहा कि भाई 2008 के अंदर दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर इकोनॉमी की मंदी छाएगी, तब किसी ने यकीन नहीं किया, वहां के राष्ट्रपति ने यकीन नहीं किया, लेकिन 2008 में वैसा होता नजर आया, दुनिया ने उसको माना। तो क्या जो अशोक देसाई कह रहे हैं, क्या उसमें सच्चाई नजर आती है, या आपको लगता है कि अर्थशास्त्री का वो ख्याली पुलाव है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि हम इतना नेगेटिव ना सोचें। अगर आप 91 और 2013 की तुलना करें, 91 में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में थे, आज हमारे सामने भुगतान संतुलन का संकट नहीं, हमारे पास 7 महीने का फॉरेक्स रिजर्व है। लेकिन 7 महीने का फॉरेक्स रिजर्व और 8 महीने का फॉरेक्स रिजर्व में बुनियादी फर्क यही है कि आज अगर भारत के पास 8 या 9 महीने का फॉरेक्स रिजर्व होता तो शायद रुपया इतना तेजी से ऊपर नीचे नहीं हो रहा होता, हम रुपए को 50, 52, 51 के आसपास खड़ा देख रहे होते। चुनौती है कि हम ढलान के बिंदु पर खड़े हैं, यहां से नीचे खिसकने के खतरे ज्यादा हैं। तो अगर कोई अर्थशास्त्री या देसाई जी काफी शास्त्री वो इस ढलान को देखते हुए कह सकते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर यहां से गिरे तो आप हो सकता है फिसल कर नीचे चले जाएं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अभी उस क्राइसिस के जोन में नहीं गए हैं जिस क्राइसिस के जोन में हम 91 में खड़े थे। हमारे पास एक बड़ी फायरवॉल है, 6, 6.5, 7 महीने का फॉरेक्स रिजर्व। इस परिस्थिति मतलब उतना निराश होने की जरूरत नहीं है। अंशुमन, माफ करें कि आप बीच में टोक रहे हैं, यानी आपके कहने का मतलब है कि उतना निराश होने की जरूरत नहीं है। बट सिद्धार्थ, आप बीच में कुछ जोड़ना चाह रहे हो। सवाल जो सुशील ने कहा था कि कहीं ना कहीं विपक्ष की जो है वो एक अड़ंगेबाजी है और उसका असर कहीं ना कहीं नजर आता है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर के अंदर भारतीय जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उनमें कॉन्फिडेंस नहीं नजर आता। मैं उम्मीद करता हूं कि जो पैनलिस्ट खाली कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, दूसरे लोग इस डिबेट को पॉलिटिसाइज ना करें। मैं भी कुछ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र समझता हूं, स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स रहा हूं, इसलिए मैं बड़े विनम्रता के साथ उनकी बात से, शिशिर जी की बात का खंडन करता हूं, और वो उस पर मैं 2 तर्क देता हूं, और वो मेरे दोनों तर्क हैं। पहला कि जो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, मैं सीधा प्रश्न कांग्रेस से ही पूछूंगा कि यहां पर जो माहौल और वायुमंडल है, अभी सरकार की तरफ से आया कि 7.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अटके हुए हैं क्योंकि गवर्नमेंट में एक पैरालिसिस आया हुआ है। आप उस वायुमंडल को ठीक कर लेते तो आपको इतनी दिक्कतें नहीं दिखनी पड़ती। दूसरी चीज, ये हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारी जो अब इकोनॉमी है, 91 से जब हमें कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं इतना ज्यादा हमारे पास रिजर्व है, हम उस समय 91 में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं थे, हमारे खर्चे इतने बड़े नहीं थे। आज हमारे खर्चे बढ़े हुए हैं, और जब आपका एक छोटा सा भी घर होगा आशुतोष जी, और आपके घर में इनकम नहीं आ रही हो, और आप उस समय अपने घर के खर्चों को रोकना शुरू कर दें, जिस प्रकार से ये सरकार कर रही है, कैपिटल कर्व्स जो करना शुरू करा है, तो आपके ऊपर खतरे की घंटी बहुत तेजी से चलने लगेगी। और उसका मतलब हुआ आप इकोनॉमी को पूरी की पूरी उसको छोटा कर रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा खतरे की घंटी है, और सरकार इस समय विफल हो चुकी है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरफ जाएं। बिल्कुल सिद्धार्थ। सलमान, आप जवाब देना चाहेंगे जो बात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं सिद्धार्थ? देखिए, इन्होंने तो कहा कि ज्यादा हमें सियासत डिस्कस नहीं करनी चाहिए, लेकिन थोड़ी कर ली इन्होंने सियासत डिस्कस। अब मैंने सोचा हम इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। अब ये कहते हैं कि आपके बारे बहुत सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, कहते हैं आपने कुछ काम नहीं किया, पैरालिसिस है। मेरे पास इतना डेटा है, हमारे पास टाइम नहीं है, मुझे दूसरे शो में भी जाना, मैं इनको सब दिखा देता कि अभी तक कितना हुआ है। आप पूरा दिखा दो मिस्टर सोल, आप पूरा दिखाओ। पहले एक मेरे पास भी पूरा डाटा आपको दिखाने के लिए। आप अगर इंटरप्ट करेंगे मैं कैसे बात कर सकता हूं, बताइए। मैंने तो आप चैलेंज ऐसे मत करके भाग जाओ ना, बिना दिखाइए ना। तो मुझे मैं तो जवाब दे रहा हूं ना, मैं जवाब दे रहा हूं, आप सुनने के लिए तैयार हो? बस सुनिए आप। जी सलमान। 2000 इन्होंने कहा 2008 हम 2008 में इन्होंने जी बड़े पैसे खर्च करना शुरू कर दिया, ये कर दिया, उस तब से यहां पे प्रॉब्लम है। 2008 में मैं फिर से बताता हूं आपको, 2008 में जो क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस शुरू हुआ, वो 1929 के बाद सबसे बड़ा क्राइसिस था। उस क्राइसिस से दुनिया की तमाम जो इकोनॉमीज है वो लड़खड़ा गई। अमेरिका बैठ गया, यूरोप रिसेशन में पहुंच गया, और यूरोप अब इतने सालों के बाद बड़ी मुश्किल से रिसेशन से निकल रहा है। उस टाइम में चीन और हिंदुस्तान ने दुनिया को लीड किया।
दुनिया को लीड किया। जी। मैं वर्ल्ड बैंक में था, हम वहां बैठे थे। 2008 और 2009 में आप ग्रोथ रेट्स देखिए इस मुल्क की, यानी कि हमने इंजेक्ट किया इस इकोनॉमी में ऐसी चीजें ताकि लोगों पे, आम इंसानों पे, आम आदमी पे नेगेटिव असर न पड़े। आपको तो पता है, ग्रीस का सुनिए, पोर्चुगल का सुनिए, आइसलैंड का सुनिए, राइट कितनी हुई वहां पे। सलमान, आपके कहने का मतलब है कि 2008 की जो दुनिया की सबसे बड़ी क्राइसिस थी 1929 के बाद, उसको तो हम बहुत कायदे से निकल के सामने चले आए, दुनिया को लीड किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ? कुछ तो कारण होगा ना जिसकी वजह से आज हमारी हालत ठीक नहीं है। आशुतोष हमको ये समझना पड़ेगा, ये हमारे देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे हैं ठीक बात हो सकती है उनके लिहाज से, हमको समझना ये पड़ेगा हकीकत क्या है। मैं पैनिक बटन दबाया जाए, मैं इसके फेवर में नहीं हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि आर्थिक आज भारत की हालत नाजुक है, वो बहुत नाजुक है, और उसका मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि ये हालत इतनी नाजुक है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को साथ बैठ के राजनीति को परे करके गंभीर चिंतन करना पड़ेगा कि अगर जैसा देसाई साहब ने कहा, इनके स्टेटमेंट को आप लाइटली मत लीजिए, है ना। तो मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेटमेंट को मैं लाइटली नहीं ले रहा। प्रश्न जो सिम्टम है उसके आधार पे आप रोका तो आशुतोष, प्रश्न बात का है कि इतने गंभीर अर्थशास्त्री जो सरकार को भी समझते हैं, ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? और दूसरी तरफ हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छा है। तो